वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग कन्फर्मेशन का टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू किया जाए। कन्फर्मेशंस क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से अगर रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंसेज आपको मिलते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और ये आइसोमर्स आपस में क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं, नॉन आइसोलेबल होते हैं। ये सारी कंडीशन हम लोग ने देखा था और लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि भाई कहाँ कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस होना चाहिए, तो वहीं पे कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म की बात होगी। जैसे CH4 एग्जाम्पल था, तो उसमें नहीं, कार्बन हाइड्रोजन के अबाउट फ्री रोटेशन तो है, लेकिन फ्री रोटेशन से कोई रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं हो रही है, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ the important conformations of N-butane across C2C3 ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ समझा जाए। ड्रॉ द इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशंस ऑफ एन ब्यूटेन अक्रॉस C2C3, तो मिथ इथ प्रो ब्यूट, ये आपका एन ब्यूटेन हो गया। अगर आप नंबरिंग कर दें IUPAC की, तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, C2C3। अच्छा, 2 पे क्या क्या अटैच है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आपका CH3 अटैच है, और यहाँ भी आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ आपका CH3 अटैच है, और यहाँ पे हम फ्री रोटेशन कर रहे हैं C2C3 के क्रॉस और डिफरेंट कन्फर्मेशंस की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कहाँ की बात हो रही है। तो इस कार्बन पे क्या क्या ग्रुप है? हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन, और यहाँ भी आपका हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशंस, और कुछ नए टर्म्स की बात करेंगे, कुछ नए रिपल्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ हम लोग सीख लेंगे। देखा जाए, लास्ट क्लास में यही आइडिया किया था कि न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करेंगे हम लोग, और न्यूमैन प्रोजेक्शन में 3 ग्रुप है, तो हमने सिमेट्री से इस प्रकार से CH3 और आगे वाले को फिक्स करके पीछे वाले के रोटेशन की बात करेंगे। तो एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है कि CH3 के पीछे CH3, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, ठीक है। 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन किया जाए, तो ये यहाँ कहीं बीच में दिखेगा हमको, ठीक है। अगेन 60 डिग्री रोटेशन, ठीक है। फिर से 60 डिग्री रोटेशन कर दिया आपने, तो CH3 यहाँ H, फाइनल रोटेशन फिर से 60 डिग्री का दिया जाए, ठीक है। इस प्रकार से वेरियस कन्फर्मेशंस की बात हो गई। अगर नंबरिंग कर दें, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये आपका 6th हो गया, ठीक है। दोबारा रोटेट करेंगे तो फिर से आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ समझा जाए, यहाँ डाईहेड्रल एंगल की अगर बात किया जाए तो वो क्या है? 0 डिग्री है। यहाँ डाईहेड्रल एंगल हम किसके बीच डिफाइन करना चाह रहे हैं? CH3 और, ठीक है, CH3 के बीच अगर डाईहेड्रल एंगल देखा जाए तो ये आपका क्या है? 60 डिग्री हो गया। यहाँ डाईहेड्रल एंगल आपका 120 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ डाईहेड्रल एंगल 180 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ डाईहेड्रल एंगल आपका 240 डिग्री हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ डाईहेड्रल एंगल अगर इधर से आप पूरा लेते हैं
तो आपका क्या हो जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, कुछ लोग इधर से लेते हैं तो -60 की बात करते हैं, इधर से क्या हो गया -60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल, या इधर से लेते हैं तो आपका 300 डिग्री डाइहेड्रल एंगल हो गया। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब इन कन्फर्मेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी, ये आपका इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, सब एक दूसरे के पीछे हैं। ठीक है, तो इक्लिप्स्ड कहा जाता है इसको। ठीक है, यह एक और नाम दिया जाता है सिन पेरिप्लेनर। इक्लिप्स्ड या सिन पेरिप्लेनर। अच्छा, 60 डिग्री रोटेशन अगर आप करते हैं, समझ में आ रही बात? तो अगर आप इक्लिप्स फॉर्म से 60 डिग्री रोटेशन करते हैं तो जो फॉर्म मिलता है उसको गॉच फॉर्म नाम दिया जाता है। दिस इज गॉच फॉर्म, गॉच फॉर्म। ठीक है, गॉच फॉर्म। और उसके बाद अगेन 60 डिग्री रोटेशन किया तो ये भी अगेन इक्लिप्स फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसको पार्शली इक्लिप्स्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड। ठीक है, अगेन 60 डिग्री रोटेशन, तो ये आपका इसको एंटी फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म, एंटी पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर या सिर्फ एंटी फॉर्म कहा जाता है। एंटी पेरिप्लेनर या सिर्फ एंटी फॉर्म, या इसी को हम स्टैगर्ड भी बोल सकते हैं, स्टैगर्ड। अगेन रोटेशन किया पार्शली इक्लिप्स्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड, और फिर से रोटेशन किया तो अगेन दिस इज गॉच फॉर्म। गॉच फॉर्म का ही एक और नाम स्क्यू फॉर्म, गॉच को ही स्क्यू भी कहा जाता है। ठीक है, गॉच को ही स्क्यू, SKEW, स्क्यू फॉर्म। समझ में आ गई बात? तो कुछ नाम इंपॉर्टेंट क्या हो गए? इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, ये टोटल इक्लिप्स कहा जाता है, इक्लिप्स फॉर्म हो गया, सभी एटम्स के पीछे सिमिलर एटम्स दिख रहे हैं, तो दिस इज इक्लिप्स फॉर्म। अगेन गॉच फॉर्म और स्क्यू फॉर्म, 60 डिग्री रोटेशन फ्रॉम द इक्लिप्स प्रोड्यूसेस गॉच। तो इसको हम लिख लें यहां, 60 डिग्री रोटेशन फ्रॉम इक्लिप्स्ड। अब वो चाहे पार्शली इक्लिप्स्ड हो चाहे फुल्ली इक्लिप्स्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 60 डिग्री रोटेशन फ्रॉम इक्लिप्स्ड प्रोड्यूसेस गॉच। ठीक है, गॉच के फॉर्म में ही बोला जाता है, स्क्यू उतना कॉमन टर्म नहीं है। पार्शली इक्लिप्स्ड हो गया, उसके बाद आपका एंटी या एंटी पेरिप्लेनर या इसी को स्टैगर्ड भी बोल दिया जाता है। और अच्छा, स्टैगर्ड की अगर बात करें, इसको भी समझा जाए, स्टैगर्ड की अगर बात करें तो गॉच फॉर्म भी स्टैगर्ड है और एंटी फॉर्म भी स्टैगर्ड है। समझ में आ रही बात? ठीक है, एंटी गॉच को भी स्टैगर्ड बोला जा सकता है, ये आपका गॉच फॉर्म है, इसको भी हम स्टैगर्ड बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इक्लिप्स फॉर्म से अगर आप 60 डिग्री रोटेशन करते हैं तो आपको जो फॉर्म मिलता है वो क्या मिलता है? आपका स्टैगर्ड फॉर्म मिलता है। ठीक है, तो स्टैगर्ड गॉच भी हो जाएगा और स्टैगर्ड क्या हो जाएगा? एंटी वाला फॉर्म भी क्या हो जाएगा? स्टैगर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैगर्ड यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं कहीं इसको स्टैगर्ड बोल रहे हैं, कहीं इसको स्टैगर्ड बोल रहे हैं। तो स्टैगर्ड, गॉच और एंटी दोनों को ही स्टैगर्ड बोला जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पार्शली इक्लिप्स्ड एंड फुल्ली इक्लिप्स्ड, 60 डिग्री रोटेशन से आपको स्टैगर्ड फॉर्म मिलता है। ठीक है, चाहे वो गॉच हो सकता है चाहे वो एंटी हो सकता है। सभी ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे इस प्रकार से, तो उसको हम क्या बोलें? स्पेशल नाम दे दिया, एंटी पेरिप्लेनर या एंटी फॉर्म। ठीक है, ये तो बात हो गई। अच्छा, अब जरा समझा जाए, अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए, यहीं पे अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे स्टेबल सिस्टम इसमें कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। सभी ग्रुप एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। फोर्थ के बाद आपका हो जाएगा, अच्छा, जो भी इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा, एटम्स एक दूसरे के पीछे होंगी, जैसे ये फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया, ये सब क्या होंगे? अनस्टेबल सिस्टम होंगे। इक्लिप्स फॉर्म क्या होता है? अनस्टेबल होता है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इक्लिप्स फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, एटम्स एक दूसरे के पीछे आते हैं जस्ट, तो इक्लिप्सिंग होती है। और इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है? इक्लिप्सिंग स्ट्रेन या स्टैगर्ड स्ट्रेन, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन या टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? इक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी बोला जाता है। तो उसमें इक्लिप्सिंग स्ट्रेन होता है या टॉर्सनल स्ट्रेन। तो स्टेबिलिटी में सबसे ऊपर फोर्थ हो गया। उसके बाद आपका
गॉच फॉर्म, यानी सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वल्स टू आपका सिक्स्थ हो गया। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स का नंबर आएगा, क्योंकि CH3 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर एक दूसरे के पीछे हो तो काफी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करेगा। तो CH3 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, बड़ा है, एक दूसरे के पीछे आएगा, तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस का चांस दिख रहा है। तो इसका मतलब इसके बाद पार्शियली इक्लिप्स का नंबर आएगा, यानी थर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये आपका सिक्स्थ है। स्टेबिलिटी में फोर्थ सबसे ऊपर हो गया। ठीक है, फोर्थ नहीं, स्टेबिलिटी में सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, एंटी फॉर्म कौन सा है, ये गलत लिख दिया। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इसके बाद ये क्या है, फिफ्थ हो गया, और इसके बाद ये क्या है, सिक्स्थ है। अब ठीक है, फोर्थ सबसे ऊपर हो गया, उसके बाद सेकेंड इक्वल्स टू सिक्स्थ हो गया, ये बात भी सही। उसके बाद थर्ड इक्वल्स टू फिफ्थ, थर्ड इक्वल्स टू फिफ्थ हो गया, और लास्ट में नंबर किसका आएगा, सिक्स्थ का नंबर आएगा। नहीं सॉरी, लास्ट में नंबर किसका आएगा, फुल्ली इक्लिप्स मतलब फर्स्ट। एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन करें। सबसे स्टेबल आपका कौन सा फॉर्म होता है, एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म सबसे स्टेबल हो गया, क्योंकि एटम्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे बल्कि ग्रुप। अगर CH3 को यहाँ देखा जाए ध्यान से, तो CH3 एक बड़ा ग्रुप है, और CH3 रिलेटिवली सबसे दूर चले गए, तो सबसे स्टेबल फॉर्म हो गया। उसके बाद आपका नंबर आता है गॉच फॉर्म का। उसके बाद नंबर आता है पार्शियली इक्लिप्स्ड का, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड, या जिसको हमने नाम दिया सिन पेरिप्लेनर। समझ में आ रही बात, फुल्ली इक्लिप्स सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। ये तो आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात होगी। अच्छा, एनर्जी का ऑर्डर कोई बोले तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां कुछ ग्राफ की बात कर लिया जाए। ग्राफ पे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको लिख लिया आपने, इसको हटा देते हैं। देखा जाए। अच्छा, अभी आपने देखा, अगर आप रिलेटिव एनर्जी की बात करें और डाइहेड्रल एंगल के बीच अगर ग्राफ की बात करें, ठीक है, ये आपका रिलेटिव एनर्जी, और ये आपका थीटा क्या है, डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल, तो डाइहेड्रल एंगल की अगर बात करें तो 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, फिर आपका 300 डिग्री। ठीक है, और दोबारा से आप 360 डिग्री या 0 डिग्री पे आ गए, 360 डिग्री घूम के वहीं आ गए 0 डिग्री। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो अगर ग्राफ बनाया जाए तो रिलेटिव एनर्जी क्या हो गई आपकी, तो आपने देखा कि 4 पार्ट, 4 लेवल्स में एनर्जी डिवाइड हो चुकी है। चार पार्ट में एनर्जी डिवाइड हो चुकी है। जब हमने डाइहेड्रल एंगल 0 रखा तो सबसे अनस्टेबल कन्फर्मेशन, ठीक है, फुल्ली इक्लिप्स्ड की बात हो रही थी। फुल्ली इक्लिप्स्ड के बाद 60 डिग्री रोटेशन किया तो गॉच, गॉच यानी, ठीक है, ऊपर से थर्ड लेवल पे एनर्जी, या नीचे से यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सबसे स्टेबल फॉर्म तो हमारा एंटी फॉर्म है, ये आपका सेकेंड हो गया। उसके बाद फर्दर रोटेशन किया तो आपका क्या हो गया, पार्शियली इक्लिप्स्ड
120 पे पार्शली इक्लिप्स्ड, फिर उसके बाद 180 पे रोटेशन कर दिया तो एंटी फॉर्म, फिर उसके बाद 240 पे हो गया तो फिर से आपका पार्शली इक्लिप्स्ड, फिर आपका 300 डिग्री पे आपका क्या हो गया फुल्ली गॉच कन्फर्मेशन, और दोबारा से घूम के वहीं पे आ गया। समझ में आ रही बात? कि बेसिकली डाइहेड्रल एंगल क्या हो गया 0 डिग्री का हो गया दोबारा। तो अगर ग्राफ की बात करें समझ में आ रही बात? ठीक है, इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा। सेकेंड, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया एंटी फॉर्म, ये आपका फिफ्थ हो गया, ये आपका सिक्स्थ हो गया, और दोबारा आप कहाँ पहुंच गए? फर्स्ट पे पहुंच गए। ठीक है, तो एक तो तरीका क्वेश्चन पूछने का ये होता है कि भाई यहाँ ABCD कर दे और पूछ रहा है कौन सा फॉर्मेट है, तो आप समझ जाइएगा कि भाई 4 एनर्जी लेवल्स में डिवाइड होगा। ठीक है, और सबसे लोअर एनर्जी एंटी फॉर्म होगा, उसके ऊपर गॉच फॉर्म होगा, उसके ऊपर पार्शली इक्लिप्स्ड होगा, और सबसे ऊपर क्या होगा आपका फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। तो ये 4 एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हुआ, और ग्राफ का पैटर्न आप समझ लीजिएगा। डाइहेड्रल एंगल हमने डिफाइन किया है किसके बीच? CH3 और CH3 के बीच। समझ में आ रही बात? तो ये रिलेटिव एनर्जी की बात हो गई। अच्छा, अब यहां 2 टर्म आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कन्फर्मर्स ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मेशंस, कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मेशंस, ठीक है। अब इसको जरा अंतर समझ लिया जाए। कन्फर्मेशनल, कहीं कहीं आपको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। कहीं कहीं आपको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मर्स की बात करता है, और कहीं कहीं कन्फर्मेशंस। तो कन्फर्मेशंस क्या है? ठीक है, कि जो वेरियस अरेंजमेंट आप बना रहे हैं रोटेशन से, ठीक है, वो सभी क्या है? कन्फर्मेशंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चाहे वो फुल्ली इक्लिप्स्ड हो, चाहे वो आपका पार्शली इक्लिप्स्ड हो, चाहे वो गॉच कन्फर्मेशन हो, चाहे एंटी कन्फर्मेशन हो, या कितना भी आप एंगल रोटेट करिए। ठीक है, 60 डिग्री नहीं, कोई भी आप रोटेशन दीजिए तो किस कैटेगरी में आएगा? कन्फर्मेशंस। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म्स जो रोटेशन से आपको मिल रहे हैं वो क्या है? कन्फर्मेशंस हैं। तो कन्फर्मेशंस की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? दे आर इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस। ठीक है, कन्फर्मेशंस की बात करें तो इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस। ठीक है, तो सिग्मा बाउंड के अराउंड फ्री रोटेशन से जो भी स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं तो वो तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। आप एंगल कितना भी छोटा से छोटा कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस की बात होती है। लेकिन कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, तो इसमें जो स्टेबल फॉर्म्स होते हैं उन्हीं को हम लोग कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। तो यहाँ जो स्टेबल फॉर्म है उसको बोला जाता है कि भाई जो गॉच फॉर्म है और जो एंटी फॉर्म है उसको स्टेबल फॉर्म बोला जा रहा है। गॉच फॉर्म और एंटी फॉर्म, इक्लिप्स्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड, ठीक है, ये सब फॉर्म क्या है? ये सब फॉर्म अनस्टेबल फॉर्म होते हैं, इसीलिए इनको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं बोला जाता है। समझ में आ रही बात? तो इस एन ब्यूटेन में कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कितने मिले आपको? तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कितने हैं? 3 हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, तो इसको हम बोल सकते हैं स्टेबल कन्फर्मेशंस। स्टेबल कन्फर्मेशंस, स्टेबल कन्फर्मेशंस। ठीक है, तो स्टेबल कन्फर्मेशंस में क्या क्या आएंगे? गॉच आएगा, और क्या आएगा? एंटी आएगा। समझ में आ रही बात? गॉच आएगा और एंटी आएगा। तो गॉच तो 2 थे और एंटी क्या था? 1 था। समझ में आ रही बात? तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। जो स्टेबल कन्फर्मेशंस होंगे या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हुआ वो कितना हुआ? 3 हुआ। फिर से एक बार क्लियर करें, कन्फर्मेशंस क्या होते हैं? कन्फर्मेशंस इनफाइनाइट होते हैं। आप छोटा से छोटा एंगल से रोटेट करिए रिलेटिवली तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस आर इनफाइनाइट। लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मर्स अगर कहीं पूछता है, ठीक है, आईटी में सवाल पूछा तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स,
ठीक है। तो जो उसमें स्टेबल फॉर्म होंगे तो दो गॉस बनते हैं, उनको स्टेबल माना जाता है रिलेटिवली, और एंटी फॉर्म को स्टेबल माना जाता है। तो ये दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो दो गॉस बने थे और एक क्या बना था, एंटी बना था। तो 3 कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी होती है, या उनको कन्फर्मर्स बोला जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ क्लियर हो गया आपको। सेकेंड, सिक्स्थ और फोर्थ ये आपके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हुए या कन्फर्मर्स हुए। और कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इसके अलावा जितना भी आप छोटा छोटा रोटेशन करके दुनिया भर की पॉसिबिलिटी यहाँ लिख सकते हैं, तो सभी क्या है, कन्फर्मेशंस है। ठीक है, तो देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने स्ट्रेन डिफाइन किया था, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन को किसी भी प्रकार की अनस्टेबिलिटी, नॉर्मल बिहेवियर जो होना चाहिए था उससे अगर हट गया तो आपका अनस्टेबिलिटी आती है। तो स्ट्रेन कई प्रकार की हम लोगों ने बात किया था। एंगल स्ट्रेन, जितना एंगल चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं तो एंगल स्ट्रेन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट कितने की है, 109 डिग्री 28 मिनट की, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और एक्चुअल एंगल इतना है, एक्चुअल एंगल। तो जो अनस्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस होगी साइक्लोप्रोपेन, वो क्या कहलाएगी, एंगल स्ट्रेन। नॉर्मल एंगल जो होना चाहिए था हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, उससे आप चेंज करके। दूसरा टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, या इसी का एक और नाम होता है इक्लिप्सिंग स्ट्रेन, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन। ठीक है, जब एटम्स एक दूसरे के पीछे आते हैं तो जो उनका रिपल्शन होता है, उनके बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का उनके रिपल्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। समझ में आ रही बात। और इसको स्पेसिफिक डिफाइन किया था, जब दो एटम्स 3 बॉन्ड से सेपरेटेड होते हैं तो जो उनके बीच रिपल्शन होता है उसको टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो 3 in eclipse form when 2 atoms are separated by at least 3 bond, 2 atoms are separated by 3 bonds, then interaction between, then repulsion between the atoms is under the category of torsional strain। ठीक है, तो इक्लिप्स फॉर्म में जो एटम्स एक दूसरे को रिपल्शन कर रहे हैं 3 बॉन्ड से सेपरेटेड, वो क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन। और दूसरा क्या होता है, वॉन डेर वाल स्ट्रेन, वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन, या इसी को एक और नाम स्टेरिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉन डेर वाल स्ट्रेन या स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक स्ट्रेन बोला जाता है, वॉन डेर वाल स्ट्रेन। 2 एटम्स अगर वॉन डेर वाल रेडियस से पास आ जाएंगे तो जो रिपल्शन होगा उनके बीच, उसको क्या बोलेंगे, वॉन डेर वाल स्ट्रेन बोलेंगे। या 2 एटम्स जो एटलीस्ट 4 बॉन्ड से सेपरेटेड है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन 2 एटम्स कम क्लोजर देन वॉन डेर वाल रेडियस, when 2 atoms come closer than their van der Waal radii, then repulsion produced is van der Waal repulsion। then repulsion produced is van der Waal repulsion। समझ में आ रही बात। अब ये तो कुछ रिपल्शन के प्रकार हो गए। इक्लिप्स फॉर्म में जो एटम्स रिपल्शन कर रहे हैं उसको टॉर्सनल स्ट्रेन बोल दिया। वॉन डेर वाल रेडियस से कम पास आ गए एटम्स तो उसको वॉन डेर वाल स्ट्रेन बोल दिया। ठीक है, या स्टेरिक स्ट्रेन बोल दिया। अब इन्हीं तीनों की बात एक बार मॉलिक्यूल्स में देख लिया जाए, कहां कौन सा रिपल्शन ऑपरेट कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि आईटी में इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं इसीलिए इसको थोड़ा सा स्पेशल एम्फेसिस दे रहे हैं। जैसे हम लोग का जो एग्जाम्पल था, अगर हम फुल्ली इक्लिप्स्ड की बात करें, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ठीक है, यहाँ H हो गया, H और H, ठीक है। इसमें तीनों स्ट्रेन की बात किया जाए अगर, एंगल स्ट्रेन, ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन और वॉन्डरवॉल स्ट्रेन। ठीक है, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड हो गया, तीन ही फॉर्म्स थे, उसको बना लिया जाए। ठीक है, ये आपको फर्स्ट हो गया, सेकेंड, और एक आपका एंटी फॉर्म। ठीक है, अब यहां समझने की कोशिश करिए कि एंगल स्ट्रेन की बात करें तो एंगल स्ट्रेन नहीं है कहीं भी। क्यों? क्योंकि ये आपका बॉन्ड्स इस प्रकार से है और बॉन्ड एंगल हर जगह 109 डिग्री 28 मिनट है। तो एंगल स्ट्रेन, ठीक है, ना आपका एंटी फॉर्म में है, फुल्ली इक्लिप्स्ड में है, ना गॉच फॉर्म में है, ना एंटी फॉर्म में। एंगल स्ट्रेन कहीं भी नहीं। टॉर्सनल स्ट्रेन, तो टॉर्सनल स्ट्रेन कब होता है? जब इक्लिप्सिंग होती है। तो इक्लिप्सिंग तो इसी में दिख रही है, ठीक है, एटम सब एक दूसरे के क्या है, पीछे हैं। तो यहाँ इस कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पीछे, कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इक्लिप्सिंग स्ट्रेन किस में होगा? फर्स्ट वाले में हो जाएगा, सेकंड और थर्ड में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इक्लिप्सिंग नहीं है। टॉर्सनल स्ट्रेन, इक्लिप्सिंग जहां होती है, एक दूसरे के पीछे एटम्स जाते हैं, वहां डिफाइन होता है। अब वॉन्डरवॉल स्ट्रेन की बात किया जाए, ध्यान समझिएगा। वॉन्डरवॉल स्ट्रेन क्या है, जैसे इसको समझिए, यहां बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान समझिएगा, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं आपस में, ठीक है, उसको नाम दे दिया हम लोग ने टॉर्सनल स्ट्रेन। बाकी यहाँ जो CH बॉन्ड्स है, ठीक है, यहाँ CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, और पीछे भी 3 CH बॉन्ड है, तो उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं वो काफी करीब आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वॉन्डरवॉल रेडियस से भी पास आ जाते हैं जब क्या होती है, इक्लिप्सिंग होती है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ क्या आ जाता है, वॉन्डरवॉल स्ट्रेन आ जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहाँ वॉन्डरवॉल स्ट्रेन कैसे आया? जो CH का सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, CH का सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो CH बॉन्ड, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो काफी पास आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वॉन्डरवॉल स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। या कार्बन का भी साई, ठीक है, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन्स, इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पास आते हैं, जिससे क्या होता है, रिपल्शन होता है, उसको वॉन्डरवॉल स्ट्रेन की कैटेगरी में रखा। अब यहाँ बात समझने की ये है कि ये जो वॉन्डरवॉल स्ट्रेन होता है यहां भी होता है, और यहां भी इनके बीच रिपल्शन हो रहा है, यहां भी इनके बीच रिपल्शन हो रहा है। और रिपल्शन किसके किसके, फिर से वही बात, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 है और यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसके जो CH बॉन्ड्स हैं, तो CH बॉन्ड से यहाँ भी वो पास पास ही रहते हैं। समझ में आ रही बात? और एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि वो वॉन्डरवॉल रेडियाई से भी पास चले आते हैं। यानी समझने की बात यह है कि जो गॉच फॉर्म है, ये जो गॉच फॉर्म है, गॉच फॉर्म में भी क्या होता है, वॉन्डरवॉल स्ट्रेन होता है। लेकिन अब ये जो CH3 है ये काफी दूर चले गए हैं, तो ये अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या होता है यहां, ठीक है, इसको जरा फिर से समझा जाए, ठीक है। टॉर्सनल स्ट्रेन दोनों में नहीं, वॉन्डरवॉल स्ट्रेन की बात करें तो वॉन्डरवॉल स्ट्रेन सेकंड वाले में हो जाएगा, थर्ड वाले में वॉन्डरवॉल स्ट्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो फिर से बातों को समझा जाए कि, ठीक है, ये आपका CH3 और यहाँ क्या है, CH3 है, ठीक है। यहाँ आपका बॉन्ड इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से हम समझाने की कोशिश करें तो ऊपर CH3 और यहाँ ऊपर भी क्या है, CH3, ठीक है। तो यहाँ ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल कर रहा है, इक्लिप्स फॉर्म है, उसको क्या डिफाइन कर दिया, टॉर्सनल स्ट्रेन। यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइड्रोजन 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 जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, और उसको नाम क्या दे दिया हमने, वॉन्डरवॉल स्ट्रेन।
अब ये जब 60 डिग्री रोटेट भी करके आएगा, जैसे इसको फिक्स करके आपने 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो अब इक्लिप्सिंग तो नहीं हो रही है, टॉर्सनल स्ट्रेन हमने बोला कि भाई टॉर्सनल स्ट्रेन यहाँ नहीं है, लेकिन अभी भी इसके जो CH के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है और यहाँ जो CH के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं आपस में रिपेल करते हैं, और अभी भी यहाँ क्या है, वैन डर वाल स्ट्रेन रहता है। समझ में आ रही बात? तो इसमें वैन डर वाल स्ट्रेन अभी भी रहेगा, इसमें वैन डर वाल स्ट्रेन प्लस टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। और यहाँ CH3 इनफ दूरी हो गई कि भाई ना वैन डर वाल स्ट्रेन है, ना टॉर्सनल स्ट्रेन है, ना एंगल स्ट्रेन है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए। अच्छा, गॉच फॉर्म और एंटी फॉर्म में ज्यादा स्टेबल फॉर्म क्या था? एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉच फॉर्म एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्रॉम गॉच पोजीशन। गॉच पोजीशन से अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या उसको नाम दिया जाता है किलेशन, तब वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, गॉच फॉर्म ऐसे लिखा जाए, एंटी फॉर्म is more stable than gauge form, but in case of chelation gauge is more stable, but in case of chelation gauge form is more stable। समझ में आ गई बात? जैसे एग्जांपल देखा जाए, जो इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म दिया जाता है, यहाँ आपका CH2Z कर दिया, और Z की बात करें तो ऐसा ग्रुप जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, तो OH हो गया, NO2 हो गया, CHO हो गया, NH2 हो गया, फ्लोरीन हो गया, Cl, ठीक है, या कहीं कहीं NH3 प्लस की बात की जाती है, इस टाइप से, ठीक है, ग्रुप्स होंगे। तो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, या आप COH भी कर सकते हैं, COH हो गया, ठीक है, इस टाइप से। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉच फॉर्म में पॉसिबल होती है, और ये इन स्ट्रक्चर्स में गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल, ठीक है। अब इसको हम बना के समझाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल्स इसमें पूछे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन इसमें है इथिलीन ग्लाइकॉल का है, उसको देखा जाए। फॉर एग्जांपल इथिलीन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल के अगर कन्फर्मेशंस की बात करें, तो यहां आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहां क्या है आपका लोन पेयर है, और ये जो इंटरेक्शन यहां डेवलप होगा वो क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसी को एक और नाम दे दिया जाता है किलेशन। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो ये गॉच फॉर्म क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जबकि एंटी फॉर्म में क्या है, एंटी फॉर्म में OH काफी दूरी पे हो जाएंगे, OH के बीच दूरी काफी ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस नहीं हो जाएगा। एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो गॉच फॉर्म से तो हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है, OH है इधर, ठीक है, और यहाँ क्या है आपका OH है। अब ये गॉच फॉर्म है, गॉच फॉर्म में यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन अब ये एंटी फॉर्म में चला जाएगा यहाँ, तब यहाँ अप्रोच नहीं हो पाएगा, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये आपका एंटी फॉर्म, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल। तो अगेन स्टेबिलिटी की बात करें तो गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल।
समझ में आ रही बात? अच्छा, इस पे भी काफी बढ़िया है, एक ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें इथिलीन ग्लाइकॉल का जो एग्जाम्पल था, इथिलीन ग्लाइकॉल में अगर हम यहां से शुरू करें तो ये तो आपका फुल्ली इक्लिस्ड फॉर्म हो गया और ये अनस्टेबल हो गया। ठीक है, यानी फर्स्ट, उसके बाद रोटेट किया तो आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से। अब इसको अगर हम जल्दी से समझाने की कोशिश करें, या ठीक है एक बार बना लेते हैं। यहाँ का OH हो गया और यहाँ क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रिप्रेजेंट किया हमने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर रोटेशन कर दिया आपने, ठीक है, इस टाइप से हमने बना दिया। फर्स्ट हो गया ये, सेकंड, और ये आपका सिक्स्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगेन अगर आप ग्राफ वाइज बात करें तो यहाँ भी 4 एनर्जी लेवल्स हैं और डाइहेड्रल एंगल OH के बीच हमने डिफाइन किया, तो 4 एनर्जी लेवल्स आपके हो गए। लेकिन यहाँ जो एनर्जी लेवल्स होंगे, मिनिमम पे आपका कौन होगा, गॉच होगा। उसके ऊपर आपका क्या होगा, एंटी फॉर्म, पार्शली इक्लिप्स्ड और यहाँ फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, पार्शली इक्लिप्स्ड ये आपका, और आपने यहाँ डाइहेड्रल एंगल डिफाइन कर दिया। फिर से वही बात, 0 डिग्री, 60 डिग्री, टू 40, 300। ठीक है, तो 0 डिग्री पे तो आपका सबसे अनस्टेबल फॉर्म है, लेकिन जैसे ही आपने इसको 60 डिग्री टर्न किया तो आपका गॉच फॉर्म, लेकिन वो सबसे स्टेबल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये सबसे स्टेबल फॉर्म। फिर 120 डिग्री तो आपका पार्शली इक्लिप्स्ड, यहाँ पहुँच गया। फिर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे आपका एंटी फॉर्म। ठीक है, फिर 240 डिग्री, तो अगेन कहाँ पहुँच गया आप, 240 डिग्री पे पार्शली इक्लिप्स्ड। ठीक है, और 300 डिग्री पे अगेन आप कहाँ पहुँच गए, सबसे स्टेबल फॉर्म पे। ठीक है, विच इज़ गॉच फॉर्म, और दोबारा आप रोटेट करेंगे तो दोबारा आप वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ का क्या हो गया, शेप थोड़ा डिफरेंट हो गया। समझ में आ रही बात? तो इस पे सवाल पूछे जाते हैं, ग्राफ बना के ABCD करके पूछ देगा भाई ये कौन सा फॉर्मेट है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। ठीक है, अगेन फिर से हम क्लियर करें, अगर आपसे कोई पूछता है कि कन्फर्मेशंस कितने हैं, इनफाइनाइट, कन्फर्मेशनल, आइसोमर्स या कन्फर्मर्स कितने हैं, तो 3 ही होते हैं जो स्टेबल होते हैं। तो गॉच फॉर्म और एंटी फॉर्म को ही स्टेबल माना जाता है, तो उन्हीं की हम बात करते हैं एज अ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मर्स। ठीक है, और कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 3 मिथाइल पेंटेन की बात करें, दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन।
3 मिथाइल पेंटेन। इसके अगर कन्फर्मेशंस की बात करें, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ हो गया। ठीक है, तो जैसे कोई कहे कि C1C2 C1C2 के क्रॉस कन्फर्मेशंस बनाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशंस बनाइए। ठीक है, तो यहां देखा जाए, अगर मान लीजिए कोई एक हमको बनाना हो, तो 1 से क्या क्या अटैच है? 1 से तो 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, और गॉच फॉर्म या एंटी फॉर्म की बात करेंगे, और 2 पे क्या क्या अटैच है? 2 पे 2 हाइड्रोजन है, और यहां क्या है आपका? ठीक है, फिर से ध्यान से देखिए, 2 पे क्या है? 2 पे आपका एक कार्बन जुड़ा हुआ है, वहां से एक कार्बन है। ठीक है, और यहां आपका 2 कार्बन, इस टाइप से ध्यान समझिएगा। सामने वाला कार्बन फर्स्ट, पीछे वाला कार्बन क्या है? सेकंड, और उस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? ये थर्ड हो गया। ठीक है, ये फोर्थ हो गया, ये आपका क्या हो गया? फिफ्थ हो गया। स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये इसी मॉलिक्यूल का 3 मिथाइल पेंटेन का ही एक कन्फर्मेशन है C1C2 के क्रॉस। अब अगर कोई कहे कि C2C3 के क्रॉस बनाइए, C2C3 के क्रॉस, तो C2 2 पे क्या क्या अटैच है बताइए? तो 2 पे आपका CH3 है, हाइड्रोजन है, और आपका हाइड्रोजन है। 3 पे क्या है? एक मिथाइल, इथाइल और हाइड्रोजन। तो इथाइल हमने यहां बना दिया, मिथाइल यहां बना दिया, और हाइड्रोजन यहां बना दिया। ठीक है, रोटेट करके और भी ऑप्शन से बना सकते हैं कि जैसे आपका इथाइल यहां हो गया, हाइड्रोजन यहां हो गया, मिथाइल यहां हो गया, लेकिन ये सबसे स्टेबल होगा क्योंकि बल्की ग्रुप के सबसे अपोजिट सबसे बल्की ग्रुप आपने रखा। समझ में आ रही बात? तो ये सबसे स्टेबल फॉर्म हुआ कन्फर्मेशन का C2C3 के क्रॉस। और देखा जाए C3C4 के लॉन्ग, तो 3 पे क्या क्या अटैच है? तो 3 पे आपका क्या है? एक इथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक क्या है आपका? हाइड्रोजन है। देखिए आप 3 पे। 4 पे क्या अटैच है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड मिथाइल। तो फिर से वही बात, मिथाइल यहां बना दिया, और हाइड्रोजन हो गया, यहाँ क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। ये C3C4 के क्रॉस कन्फर्मेशन की बात कर रहे हैं। और C4-5, तो C4-5 की अगर बात किया जाए, तो 4 पे क्या क्या अटैच है? 4 पे अगेन 2 हाइड्रोजन और एक ये ग्रुप है। तो हाइड्रोजन हमने बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ आपका कार्बन हो गया, उससे कार्बन अटैच है। ठीक है, थर्ड वाला कार्बन, उससे एक ब्रांचिंग है, और 2 कार्बन ऐसे बना दिया, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन, इस प्रकार से बना दिया। समझ में आ रही बात? तो यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका एक तो ये हो गया कि भाई C3C4 के क्रॉस जो कन्फर्मेशन है वो बताइए, या C3C4 के क्रॉस सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन कौन होगा। ठीक है, तो पहले तो ये समझा जाए कि भाई C3C4 के क्रॉस कहने का मतलब क्या है। फिर स्टेबल की बात करेंगे, तो इधर इथाइल है, तो इसके अपोजिट क्या होना चाहिए? मिथाइल होना चाहिए। मिथाइल यहाँ या यहाँ कहीं आएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन पूछने के और तरीके भी होते हैं। ठीक है, जैसे यहां क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका क्या हो सकता है? ये पॉइंट समझ में आ गया? जैसे एक और क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, जैसे यहां लिख दें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 3 मिथाइल पेंटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, सभी कर रहे हैं, लेकिन समझने का तरीका क्या होगा कि आप देखेंगे कि सामने क्या है? फर्स्ट कार्बन अगर रखा जाए तो ये आपका CH3 है, पीछे क्या है? CH2 है। ठीक है, उसके पीछे क्या है? CH है, फिर उसके पीछे CH3, फिर CH2, CH3। हाँ, तो ये हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी चेक करेंगे, आप ओपन कर लीजिए, कार्बन से अटैच कार्बन है, फिर पीछे क्या है? कार्बन है, उससे एक और कार्बन और 2 कार्बन नीचे। समझ में आ रही बात? तो समझ जाएंगे यही स्ट्रक्चर की बात बार बार हो रही है। समझ में आ रही बात? या और क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है कि भाई यहां हमने लगा दिया, ठीक है, ए ग्रुप हो गया, यहां आपका हाइड्रोजन हो गया, यहां मिथाइल हो गया, यहां बी हो गया, यहां आपका मिथाइल हो गया, और H हो गया। ठीक है, तो ए और बी का कॉम्बिनेशन पूछेगा। अगर ये कंपाउंड क्या है? 3 मिथाइल पेंटेन है, दिस कंपाउंड इज 3 मिथाइल पेंटेन, देन व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी। तो यहां आपको सीधे सीधे समझ में आ ही रहा है कि भाई ए क्या है?
इथाइल है और बी क्या है, हाइड्रोजन है, तभी ये कॉम्बिनेशन होल्ड करेगा। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर ए एंड बी फॉर इट टू बी अ 3-मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो अगर ये 3-मिथाइल पेंटेन है, इफ दिस इज 3-मिथाइल पेंटेन, देन ए एंड बी का कॉम्बिनेशन क्या होगा। ठीक है, वेरियस ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, अगेन उसमें आप रखिए चीज़ों को, या तो एक रैंडम तरीका हो सकता है ए और बी को पुट करिए, फिर उसका यूपीएससी ने समझने की कोशिश करी कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या 3-मिथाइल पेंटेन बना के जल्दी से समझ लिया कि भाई इस फॉर्मेट में कौन सा फिट बैठ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन होते बड़े आसान हैं। ठीक है, लेकिन उस समय अगर आप एक दो क्वेश्चन इस टाइप का किया नहीं है, इस तरीके से इसको समझा नहीं है, तो अचानक से कठिन भी लगने लगता है। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से कन्फर्मेशंस की बात किया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फिर हाइड्रोकार्बन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।